हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमने एक महत्वपूर्ण सीरीज़ शुरू की थी आप सभी के लिए और उस सीरीज़ का भाई नाम था, क्या नाम था भाई सीरीज़ का नाम था एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आए थे। एनसीईआरटी बेस्ड मतलब जो 9th क्लास और 10th क्लास से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 12th 11th को टच करते हुए क्वेश्चन हैं। तो 9th और 10th का सार निकाल करके उनसे मैंने बेहतरीन क्वेश्चन तैयार किए थे, जो आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए और वही क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ये जो क्वेश्चन पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये आपके राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट हैं उनमें भी अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं और जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं भाई। सामान्य विज्ञान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विशेषकर एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट चैप्टर वाइज, और चैप्टर का जो पहला हम चैप्टर लेके चल रहे हैं वो धातु और अधातु, जिससे संबंधित 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो जितने भी टॉपिक लेके चलेंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन ही देखेंगे हम। इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर क्लास लंबी नहीं रहेगी तो हम 50 क्वेश्चन आज के लेक्चर में देख लेंगे, और वैसे हम 55 क्वेश्चन ही देखते हैं भाई। पार्ट 3 है एनसीईआरटी 9th और 10th का पूरा सार आपकी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया भाई, यानी कि पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपको। ये 100 क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए तो ये जो क्लासेज है ये आपके सीईटी, रेलवे, एसएससी, रीट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, इसके अलावा इंडिया के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरल साइंस सभी के अंदर पूछी जाती है। शुरू करते हैं भैया आज का लेक्चर। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, अभी 51 नंबर का क्वेश्चन है। सल्फाइड आयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई। सल्फाइड आयस्क लेते हैं, सल्फाइड आयस्क हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ले लेते हैं भाई ZnS ले लेते हैं, ठीक है, जिंक सल्फाइड, और इसकी अधिक वायु में क्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ में। फिर हम इसको गर्म कर लेते हैं, गर्म करेंगे तो एक तो ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो यही यहाँ पे पूछा भाई, यही क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई। तो इसको हम रोस्टिंग कह देते हैं, यानी कि भर्जन कहा जाता है, याद रख लेना भाई, इसको हम भर्जन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। कार्बोनेट आयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, कार्बोनेट आयस्क सेम ले लेते हैं हम, ZnCO3 ले लेते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ में भाई, बहुत ही कम मात्रा में है ऑक्सीजन तो हम लिखेंगे नहीं। इसको हम गर्म कर लेते हैं, गर्म करेंगे तो एक तो ZnO बन जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, ZnS जिंक सल्फाइड, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में क्रिया करवाई, ZnO बन गया, साथ में ऑक्सीजन रिलीज हुई। इस अभिक्रिया को हमने नाम दे दिया भर्जन। इस अभिक्रिया को क्या नाम दे दिया, भर्जन, यानी रोस्टिंग कह दे दिया। जबकि सीमित मात्रा में कार्बोनेट आयस्क के साथ में अगर गर्म करते हैं और जो ऑक्साइड आगे प्राप्त होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसको कह देंगे भाई निस्तापन कह देंगे। इसे निस्तापन कहा जाता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निस्तापन कह देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही ध्यान में रख लेना। 53 का देखिए, धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सामान्यतः हम यहाँ पर अपचायक के रूप में जो काम में लेते हैं वो कार्बन को लेते हैं भाई, कार्बन को अपचायक के रूप में काम में लेते हैं, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 54 की हम बात करते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थर्मिट अभिक्रिया के बारे में कौन सा सत्य है भाई। थर्मिट अभिक्रिया का मतलब है ऊष्मा रिलीज होना, यानी ऊष्मा निकलती है भाई इस अभिक्रिया से। थर्मिट अभिक्रिया की हम बात करें तो एक बार इसको समझ लेते हैं भाई, थर्मिट अभिक्रिया होती क्या है। यहाँ पर हम आयरन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ये ले लेते हैं, Fe2O3 है भाई, ये Fe2O3, और इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं एल्यूमिनियम के साथ में।
और अभिक्रिया करवाएंगे तो ये एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई। रिएक्टिविटी सीरीज है ना, मैंने करवाई है पिछले क्लासों में, आप देख लेना, क्रियाशीलता की जो सीरीज है ना वो, और उसमें एल्युमिनियम होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई। सबसे पोटेशियम है, फिर आपका सोडियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम आता है और नीचे आपका आयरन आता है। मतलब एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा और ये बना लेगा Al2O3 बना लेगा, एल्युमिनिया का निर्माण कर लेगा। और साथ में यहाँ पर हमें आयरन प्राप्त हो जाएगा भाई। और यहाँ पर हीट निकलती है, ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है भाई। और ये उष्मा इतनी निकलती है कि इस आयरन को गला देता है और इसको हम लिक्विड फॉर्म में ही प्राप्त कर पाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हीट निकलती है, इसका मतलब ये थर्मिट अभिक्रिया है भाई। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं भाई। इसका उपयोग है रेल की पटरी के बीच में जगह रह जाती तो उनको भरने में करते हैं, मशीनों के बीच की दरारों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है भाई और धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। मतलब तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। याद रख लेना भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 55 का देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है और उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इससे हमें एल्युमिनियम प्राप्त करना तो हम क्या करेंगे भाई, इसका कार्बन अपचयन, विस्थापन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन या होब्स अभिक्रिया। तो इसको हम विद्युत अपघटन के द्वारा इसको अलग करेंगे भाई एल्युमिनियम को। 56 का देखिए, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पट्टी का पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है भाई। यहाँ पर लोहा मतलब आयरन है और ये आर्द्र वायु यानी कि H2O है, साथ में ऑक्सीजन है, ये आर्द्र वायु है भाई ये, ठीक है ना। इसके साथ में अगर अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, परत चढ़ जाती है पट्टी का, भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है और उस परत को क्या कहा जाता है, तो उसको जंग कह देते हैं भाई। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जंग कहलाएगा ये। 57 का देखिए, खुली वायु में कुछ दिनों के लिए कुछ दिन के लिए हम सिल्वर को छोड़ देते हैं भाई। और सिल्वर की वस्तु ये काली हो जाती है क्योंकि उसके सतह पर परत बन जाती है भाई। कुछ टाइम के लिए हम Ag को छोड़ देते हैं और Ag को छोड़ने पर ये क्या करेगी, सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर लेगी और Ag2S का निर्माण कर लेगी। और ये AgS का निर्माण करेगी ना, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण। और ये क्या होता है भाई, काले रंग का होता है और ये उसकी परत के ऊपर चढ़ जाता है, अर्जेंटिनम या फिर कह सकते हैं सिल्वर के ऊपर एक परत सी बना लेता है और वो काले रंग की परत जो होती है वो AgS की होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है। तो ये सतह जो क्या कहलाएगी परत, ये सिल्वर सल्फाइड कहलाएगी भाई। 58 का देखिए, तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और उसकी सतह पर कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है, जिससे कॉपर की सतह भूरे रंग का जो चमक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो रंग परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है भाई, एक अभिक्रिया याद रख लेना। यहाँ पर देखिए कॉपर है और कॉपर के साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसी है भाई, आर्द्र मतलब H2O उपस्थित है भाई। या फिर L लगा कर भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे L लगा देंगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। मैंने H2O अलग लिख दिया। तो ये क्या करेगी भाई, कार्बोनेट का निर्माण कर लेगी। ये बनेगा क्या, CO3 CO2। ये फॉर्मूला देख लेना भाई, थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। CO3 कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, ये ध्यान में रख लेना। ये कॉपर कार्बोनेट जो होता ना, ये हरे रंग का होता है भाई। पहले इस कॉपर का रंग कैसा था भाई, भूरे रंग का चमकदार था, लेकिन अब ये कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ गई इसके ऊपर, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हरे रंग का। अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, इस कॉपर कार्बोनेट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए एक तो इमली और एक नींबू का जो रस होता है ना, उनको काम में लेते हैं और उससे ये निकल जाता भाई। ये निकल इसलिए जाता है क्योंकि इनमें एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, नींबू में आपका सिट्रिक एसिड होता है। ये क्या करते हैं, इसको गला देते हैं कॉपर कार्बोनेट को, जिसके कारण ये परत हट जाती है। आगे देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर लोहे को संसारण से बचाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लोहे को किसका उपयोग करके हम जंग लगने से या संसारण से बचा सकते हैं। क्रोमियम का लेपन करके, मिश्र धातु बनाकर या एनोडीकरण करके।
तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा भाई, इन सभी का उपयोग करके हम लोहे को जंग लगने से या संसारण से बचा सकते हैं। 60 नंबर का देखिए भाई, लोहा और इस्पात की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को क्या कहा जाता है भाई? आयरन और जो इस्पात होते हैं ना, इसके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। तो इस पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रोमियम लेपन, येसद लेपन, एनोडीकरण या मिश्रात्वन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, येसद लेपन कहते हैं। और याद रख लेना, इसको गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है भाई, गैल्वेनीकरण कहते हैं इसको, ये भी याद रख लेना, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। 61 का देखिए, लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है भाई। लोहा सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत होता है कठोर, नरम, पतला, मोटा। भाई लोहा जो होता है ना, शुद्ध लोहे की हम बात करें तो अत्यंत नरम होता है भाई, अत्यंत नरम होता है। इस कारण इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। और इसको कठोर बनाने के लिए इसमें हम कार्बन मिक्स करते हैं, कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिक्स करते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं भाई लोहे का। 62 का देखिए, लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? इसमें जंग भी नहीं लगता भाई। निकल और साथ में क्रोमियम अगर इनको मिला देते हैं तो एक मिश्र धातु प्राप्त होती है भाई, और उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। सही है क्या? स्टेनलेस स्टील कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहा जाता है भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा भाई, स्टेनलेस स्टील कहा जाता है इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, कांसा जो होता है या किसका मिक्सचर होता है भाई? कांसे का अगर पूछ ले आपसे तो इसमें एक तो कॉपर आ जाएगा और एक टिन आ जाएगा, ये याद रख लेना। कॉपर और टिन मिलकर के कांसे का निर्माण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना ये भी। 63 का देखिए, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है। मिश्र धातु है 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है। विषमांगी मिश्रण, सममांगी, गैस या द्रव। तो ये आप सभी को पता है भाई, सममांगी मिश्रण होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है धातुओं का। 64 का देखिए, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आप सभी को पता है, ये तो जानने की जरूरत ही नहीं है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। ये आभूषण बनाने में उपयुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं उपयोग किया जाता भाई आभूषण बनाने में? ये काफ़ी कठोर होता है, ये काफ़ी नरम होता है, इसमें अशुद्धि होती है, ऑक्सीजन से जल उठता है भाई, इसमें काफ़ी नरम होता है, ये काफ़ी नरम होता है। इस कारण इसका उपयोग आभूषण में नहीं कर सकते हैं। आभूषण में प्रयोग करने के लिए इसमें या तो प्लेटिनम मिलाते हैं या फिर चांदी मिलाई जाती है, अर्जेंटिनम मिलाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। 65 का देखिए, अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसे क्या कहा जाता है? मतलब एक तो आपने अक्स ले लिया और साथ में एक धातु मान लीजिए यहाँ पर पारा ले ली, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? अगर किसी भी धातु के साथ आप पारा मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? अमलगम कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अमल राज की हम बात कर चुके हैं भाई। HCl और HNO3 जो होता है, इसका जो मिक्स HNO3 होगा, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3, इनका जो मिक्सचर होता ना वो कहलाता आपका अमल राज। कांसा की बात कर चुके हैं हम पहले ही। 66 का देखिए भाई, पित्तल किसका मिश्र धातु भाई? पित्तल जो होता है ये किसका मिश्र धातु है? तांबा व जस्ता का। तांबा व टिन की हम बात कर चुके हैं पहले, ये कांसे का मिश्र है भाई। कांसा जो होता है ना, कांसा, इनसे मिलकर बना होता है। कांसे के अंदर तांबा और टिन मिलाते हैं तब कांसे का निर्माण होता है, कॉपर और टिन। पित्तल जो हो जाएगा ये आपका कॉपर और जिंक का हो जाएगा भाई। कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रास। 67 का देखिए भाई, कोई मिश्र धातु अमलगम भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें मतलब कोई भी मिश्र धातु है उसको अमलगम कह देते हैं। कोई भी मिश्र धातु उसको अमलगम कह देते हैं। कब कह देते हैं? जब उसके साथ में एक धातु मरकरी मिक्स हो गई। तो मरकरी ऑप्शन ए में दे रखी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
68 का देखिए भाई, 68 नंबर का, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। भाई विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है एक जो तत्व होता है या कोई भी तत्व है वो दूसरे के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, या एक धातु है वो दूसरी धातु को विस्थापित कर दे, तो वो आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का विलयन है और उसमें कॉपर धातु है, तो आप सभी को पता है भाई सोडियम ज़्यादा एक्टिव है कॉपर की तुलना में, इसका मतलब इसमें ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन, उसमें एल्युमिनियम धातु दे रखी है, तो मैग्नीशियम के बाद में एल्युमिनियम आता, मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम की तुलना में, तो एल्युमिनियम इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर फेरिक सल्फेट दे रखा है, आयरन सल्फेट, इसका विलयनर साथ में सिल्वर धातु है। भाई आयरन है और साथ में सिल्वर धातु है, तो सिल्वर जो होता है ये आयरन से थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, सिल्वर मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है अर्जेंटिनम सिल्वर की तुलना में, तो इसका मतलब ये भी इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फिर लास्ट में दे रखा अर्जेंटिनम सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और इसमें कॉपर धातु है, तो कॉपर सिल्वर की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है भाई, इसका मतलब ये इसको रिप्लेस कर पाएगी, कॉपर नाइट्रेट का निर्माण कर लेगी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। 69 का देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु उपयुक्त होती है। फ्राइंग पैन मतलब लोहे की बनी हुई ऐसी वस्तु है जिनमें हम जो खाना वगैरह बनाते हैं भाई, कुछ खाने की चीज़ें चटपटे वगैरह वो बनाते हैं, तो लोहे की जो फ्राइंग पैन होता है उसको जंग से बचाने के लिए उस पर कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जिंक की परत चढ़ाकर करते हैं भाई, ये सदलेपन की प्रक्रिया की जाती है, ये सदलेपन या गैल्वेनीकरण जिंक की परत चढ़ा करके करते हैं। ग्रीस और पेंट लगा देंगे तो ये जल उठेंगे भाई, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये। 70 का देखिए भाई, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय, यह तत्व क्या हो सकता है। भाई कोई भी धातु है, एक्स धातु है, साथ में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, जो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट है, वो गलनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है भाई, मेल्टिंग पॉइंट है ये उच्च है, गलनांक होगा मेल्टिंग पॉइंट, ये उच्च है। तो वो जो यौगिक यहाँ पे बन रहा है ये जल में विलय है, जल में विलय है, तो ये तत्व कौन सा होगा भाई, यहाँ पर तत्व कौन सा होगा ये बताना है। तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा भाई। देखिए कार्बन तो होगा नहीं क्योंकि धातु होती नहीं है कार्बन, तो कार्बन हटा दीजिए, यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा। देखिए कैल्शियम है, इसके साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO बन जाएगा भाई, जिसे बिना बुझा चूना कह देते हैं, CaO बन जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जल में विलय करते हैं, H2O में मिलाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका CaOOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, CaOOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ना तत्व कौन सा हो जाएगा, ये कैल्शियम हो जाएगा भाई, ये याद रख लेना। 71 का देखिए, खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है। खाद्य पदार्थ के जो डब्बे आते हैं उनके ऊपर जिंक की बजाय टिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। भाई जिंक ज़्यादा क्रियाशील है टिन की तुलना में, तभी तो हम टिन का उपयोग करते हैं उसके स्थान पर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। 72 का देखिए भाई, सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की क्रिया शुष्क लिटमस पेपर पर क्या होगा, क्या होगा भाई इसमें। देखिए सल्फर चूर्ण, साथ में हमने अभिक्रिया करवा दी ऑक्सीजन की, H2O की करवाते हैं भाई, यहाँ पर H2O की अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाएगा H2SO4। ठीक है, H2SO4 के पास में हम लिटमस पेपर लेके जाते हैं, लिटमस पेपर, तब ये क्या करेगा भाई, ये करेगा जो नीला लिटमस है उसको लाल कर देगा, मतलब लिटमस का रंग परिवर्तित कर देगा।
ये नीले लिटमस को लाल कर देगा, मतलब लिटमस का रंग परिवर्तित कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है भाई, सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर गैस की क्रिया शुष्क लिटमस से करवाई जाती है। शुष्क लिटमस मतलब यहाँ पर ये जल नहीं मिलता, केवल ये आपका सल्फर ऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन सल्फर ऑक्साइड होती है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये जो गैस होती है ना, ये गैस ही होती है, जल की उपस्थिति नहीं होती है। तो जल की उपस्थिति नहीं होती तो ये शुष्क लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं करेगा भाई। लिटमस पेपर शुष्क है आपका, वहाँ पर जल की मात्रा नहीं, तो लिटमस का रंग परिवर्तित नहीं करेगा। इसका मतलब गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये जल मिल जाता इसको तो ये H2SO4 बना लेता, ये यहाँ पर SO2 लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। पहले ये अभिक्रिया होगी, उसके बाद में ये होगी। H2SO4 है, ये लिटमस को क्या करेगा, रंग परिवर्तित कर देगा। लेकिन SO2 बनने के बाद इसको जल मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि शुष्क लिटमस की बात कर रही हैं, तो ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा भाई। 73 का देखिए, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाने बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ये अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है भाई, इसका उपयोग फिर भी बर्तन बनाने के लिए करते हैं, खाने बनाने के लिए जो बर्तन होने उनके लिए करते हैं भाई। ये अधिक चमकीला होता है, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ये सस्ता होता है, ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर खाने बनाने वाले बर्तन की बात आती है तो ऊष्मा से संबंधित होगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऊष्मा का अच्छा चालक होता है भाई, इस कारण इसका उपयोग हम क्या करते हैं, खाने बनाने वाले बर्तनों के लिए कर लेते हैं। 74 का देखिए, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। गर्म जल के टैंक का निर्माण करने के लिए तांबे का उपयोग करते हैं, कॉपर का उपयोग करते हैं, लेकिन इस्पात यानी कि लोहे का मिश्र धातु का नहीं करते हैं भाई। इस्पात का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए समझना इस चीज़ को, कोई भी जल को गर्म करने के लिए जो टैंक बनाते हैं, उस टैंक में हम कॉपर का उपयोग करते हैं, उसमें हम इस्पात जो लोहे की मिश्र धातु उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है भाई, ये ऊष्मा का अच्छा चालक है, भूरे रंग का होता है, कम सक्रिय होता है, इनमें से सभी। तो 74 का आंसर क्या होगा भाई, तो ये ऊष्मा का अच्छा चालक होता है भाई, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 75 का देखिए भाई, तांबे का मलिन बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। ये खट्टा पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है, क्योंकि ये बात कर चुके हैं भाई पहले। भाई तांबे का जो मलिन पदार्थ है जिसमें आपका कॉपर कार्बोनेट बन चुका है, कॉपर कार्बोनेट बन चुका है जो हरे रंग का होता है। अब इस पदार्थ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नींबू और इमली के रस से साफ करते हैं। और आप सभी को पता है नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, जो कि खट्टे होते हैं स्वाद में, और बर्तन साफ करने में इनका उपयोग करते हैं। ये प्रभावी भी होते हैं भाई, प्रभावी भी होते हैं। तो क्या अभिक्रिया दर्शाते हैं भाई, ये कॉपर के सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाते हैं भाई। ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। और कर लें क्या आगे 23 भाई, इतना ही करें क्या, या नेक्स्ट क्लास में करते हैं भाई, 1 घंटे की हो जाएगी ना, 25 क्वेश्चन और बच गए हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे वाले 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। और आपको बता देता हूँ भाई, पूरी NCERT अगर आप लोगों ने साथ दिया ना, अच्छे से शेयर किया है, लाइक किया है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया है, और हमारे सब्सक्राइब भी बढ़ाए हैं, तो गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा सिलेबस NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपको फ्री करवाने वाला हूँ, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। पूरी करवा दूंगा आपको, और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से क्वेश्चन पढ़ जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी लेके आने वाला हूँ आपके लिए, अगर अच्छे से आप लोगों ने इन लेक्चर सीरीज को साथ दिया तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।